दर्शन सोलंकी आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट ने कुछ दिनों पहले आत्महत्या कर ली। और यह आत्महत्या उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के कैंपस के भीतर किया। देश के समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई और बहुत से जो संवेदनशील लोग थे वे स्तब्ध थे। स्तब्ध इस बात से भी थे कि एक युवा भविष्य जो बहुत शानदार इंजीनियरिंग संस्थान में पढ़ रहा था वह समाप्त हो गया, असमय ही समाप्त हो गया। लेकिन उससे भी ज्यादा स्तब्ध करने वाली चीज ये थी कि आईआईटीज में दलित और आदिवासी बच्चों को जातिगत भेदभाव का इतनी तीव्रता से, इतनी गहराई से सामना करना पड़ रहा है कि वहां का जो पूरा माहौल है वो टॉक्सिकेटेड बन चुका है। और जो बच्चे हैं उनका मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो चुका है, या उनका मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। ये समकालीन भारत की एक ऐसी सच्चाई है जो बताती है कि आजादी के पहले जाति आधारित भेदभाव छुआछूत के रूप में अगर मौजूद था तो आजादी के बाद भी जाति आधारित भेदभाव अभी भी भारत में मौजूद है। कुछ दिनों पहले भारत के एक जाने माने पत्रकार पी साईनाथ ने पूरे भारत भर में दौरा किया और एक सर्वेक्षण किया। उस सर्वेक्षण के नतीजे ये बताते हैं कि भारत में जाति आधारित भेदभाव अभी भी लो इंटेंसिटी में, कम तीव्रता में, चाय की दुकानों पर दो अलग अलग तरह के गिलासों और कपों के मौजूद होने में, दो अलग अलग तरह के बैठने के स्थानों के होने में देखा जा सकता है। लेकिन आईआईटी बॉम्बे की यह घटना इस बात को बताती है कि भारत में एक जातिगत जो भेदभाव है वो भी मौजूद है। बात केवल भारत के भीतर की ही नहीं है, भारत के बाहर में, भारत के बाहर अमेरिकी शहर सीएटल को लेकर फरवरी 2023 में एक सरप्राइजिंग न्यूज पढ़ने को मिली। सिएटल अमेरिका का पहला ऐसा शहर है जहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान करने पड़े हैं। इस तरह से जाति है कि छूटती ही नहीं है। और जाति आधारित भेदभाव न केवल भारत की घरेलू चीजें हैं बल्कि वो एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विषय भी बन चुके हैं। क्या बदला भारत में? एक 9 साल के बच्चे को जो अपने पिता से मिलने के लिए अपने भाइयों के साथ जा रहा था, 1901 की ये घटना है। और उस बच्चे के स्टेशन पर उतरने के बाद, कोरेगांव स्टेशन पर उतरने के बाद, उसके पिता की तरफ से कोई भी उन्हें स्टेशन पर रिसीव करने के लिए नहीं आया। बच्चे छोटे थे और कुछ मिसकम्युनिकेशन था, इसलिए वे वेट करने लगे स्टेशन पर। शाम ढलने लगी थी और यहां पर एक ये भी लाचारी दिख रही थी कि हो सकता है कि कोई आए ही न और रात भर उन्हें स्टेशन पर गुजारना पड़े। अचानक स्टेशन मास्टर बच्चों के झुंड के पास, कई बच्चों के पास जो एक समूह में थे, वहां पर पहुंचते हैं और वो पूछते हैं। स्टेशन मास्टर को जब ये पता लगता है कि ये बच्चे महार अछूत जाति के हैं, स्टेशन मास्टर जो है वो भौचक्के रह जाते हैं। और कुछ देर बाद जब खोज खबर लेने के लिए वे आते हैं तो उन्हें लगता है कि इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। इन बच्चों की मदद करने के लिए जब उस समय जो बैलगाड़ी या गाड़ीवान थे उनके जाति के पता लगने के बाद जब वे ऑफर करते हैं या वो बच्चे यहाँ पर गाड़ीवानों की सहायता से अपने पिता तक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो स्टेशन पर मौजूद जितने गाड़ीवान हैं, जितने बैलगाड़ी वाले हैं, वे इनकार कर देते हैं। वे डबल पैसा देने के लिए तैयार हैं लेकिन वे इनकार कर देते हैं। और उनके इनकार करने की वजह क्या है? वह वजह है कि ये बच्चे एक महार नाम की अछूत मानी जाने वाली दलित जाति से संबंधित हैं।
और ये कहानी हमारे देश की मशहूर हस्ती बाबा साहब अंबेडकर की है। जिस व्यक्ति को दलित होने के कारण भेदभाव का इतना दंश सहना पड़ा हो, उस व्यक्ति के मन में जाति व्यवस्था को लेकर कटुता आना कोई अस्वाभाविक चीज नहीं है। और एक ऐसी स्थिति आई जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को ही 1956 में नागपुर में अपने 5 लाख से ज्यादा अनुयायियों को लेकर बौद्ध छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये केवल एक तरह के भेदभाव की मैंने बात की। दुनिया में कुछ साल पहले ही एक डिजिटल प्रोटेस्ट मूवमेंट खड़ा हुआ था, मी टू मूवमेंट। और अमेरिका के एक डायरेक्टर थे हॉर्वेस्टीन, उन्होंने अपनी फिल्मों की कुछ अभिनेत्रियों के साथ गलत किया था, उन्हें सेक्सुअली हरेस किया था। उसके बाद ये मीटू मूवमेंट भारत जैसे देशों में फैल गया और मीटू मूवमेंट में भारत की एक सिने अभिनेत्री तनुश्री हैं, उन्होंने नाना पाटेकर पर आरोप लगाए। फिर एक भारत के जाने माने पत्रकार और सरकार में मंत्री रहे व्यक्ति के ऊपर भी आरोप लगे। तो सार्वजनिक जीवन में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन आपको यहां भी दिखेगा। ब्लैक लाइव्स मैटर, केवल व्हाइट पीपुल जो है वही मैटर नहीं करते हैं, जो ब्लैक हैं, जो अश्वेत हैं, जो काले लोग हैं, वे भी मैटर करते हैं, उनका भी जीवन बहुमूल्य होता है। इसको लेकर कुछ ही साल पहले पूरी दुनिया में आंदोलन हुए। समानता जिंदगी का वो मूल्य है जिसको हासिल करना किसी भी अच्छे समाज के लिए भी आसान नहीं होता। और एनसीईआरटी का जो दूसरा अध्याय है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, कक्षा 6 की एनसीईआरटी का, उसमें आपको विविधता और भेदभाव को पढ़ने के बाद आपको समानता के बारे में, समानता के संघर्ष के बारे में भी जानना है। आइए समझते हैं कि किन किन बातों को आपको जानना है। सबसे पहले बच्चों में भिन्नता एवं पूर्वाग्रह, डिफरेंस एंड प्रीजुडिस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। स्टीरियोटाइपिंग कैसे लोग बनाते हैं और स्टीरियोटाइपिंग के आधार पर कैसे डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करते हैं, इस बात को एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से बताती है, उसको समझेंगे। इनइक्वलिटी, गैर बराबरी, असमानता और डिस्क्रिमिनेशन में क्या रिश्ता है, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति डिस्क्रिमिनेटेड हो रहा है, भेदभाव का सामना कर रहा है, तो उसका क्या स्वरूप होता है, और समानता के लिए जो संघर्ष है वह संघर्ष भी हम समझेंगे। और इन संघर्षों को दर्शन सोलंकी के आत्महत्या और एक स्तब्ध कर देने वाली घटना, मीटू मूवमेंट, ब्लैक लाइव्स मैटर, इन सब के साथ ही मणिपुर में जो मैतेई और कुकी के बीच में जो जातीय भेदभाव संघर्ष है उसकी पृष्ठभूमि में देखेंगे। सबसे पहले बच्चों ये समझना जरूरी है कि पूर्वाग्रह क्या होता है और वो पूर्वाग्रह कैसे इंसान और इंसान के बीच में जो भिन्नता होती है उस भिन्नता से कैसे क्या है वो जुड़ा होता है। तो पूर्वाग्रह किसको कहते हैं? देखो, पूर्वाग्रह जो शब्द है वो हिंदी का एक ऐसा शब्द है कि अगर हम उस शब्द को समझें तो पूर्व मतलब पहले से और आग्रह मतलब क्या है? आग्रह मतलब कोई मजबूत बात, मजबूत धारणा। अगर मैं अपने मन में कोई पहले से ही किसी के बारे में बहुत कोई मजबूत या दृढ़ धारणा रखता हूं और वो दृढ़ धारणा नकारात्मक है तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह एक नेगेटिविटी है। अब यहां पर बच्चों इस बात को भी समझना है कि ये जो पूर्वाग्रह है, जो भेदभाव है, इसको हम विविधता के बाद वाले चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? तो डाइवर्सिटी के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के एस्पेक्ट होते हैं। विविधता के सकारात्मक पक्ष भी होते हैं, विविधता के बच्चों नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। जो विविधता का सकारात्मक पक्ष है वो आपने पिछले क्लास में देखा, विविधता में एकता,
और वहां पर हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू जी के डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिए गए जो विचार हैं उन विचारों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्कस किया कि एक टॉलरेंस है हम में विभिन्न प्रथाओं और विश्वासों को लेकर, और हम यहां पर डाइवर्सिटी को दरअसल एक्सेप्ट करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं। ये एक्सेप्ट करने का, एक्नॉलेज करने का जो प्लूरलिज्म है हमारे अंदर, जो टॉलरेंस है, जो सहिष्णुता है और जो हमारी बहुलवादिता है, वो भारत की एकता का धागा है। भारत में तरह तरह के फूल हैं, उन फूलों को गूंथने वाला जो धागा है वो टॉलरेंस और प्लूरलिज्म है, वह सहिष्णुता और बहुलवाद है। जवाहरलाल नेहरू जी बहुत बड़ी बात कह रहे थे, विविधता में एकता क्या है? एकता वो धागा है जो विविध फूलों को 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, और इसके साथ ही अगर देखें हम तो दुनिया के सभी 8 प्रमुख धर्म, 1600 से ज्यादा भाषाएं, इसके साथ ही दर्जनों नृत्य की शैलियां, ये सब क्या विविधता है। लेकिन इस विविधता के बावजूद कोई कुचिपुड़ी नृत्य का व्यक्ति जो है वो भरतनाट्यम को भी एक्सेप्ट करता है कि नहीं, वो भी एक अच्छी शैली है। ये जो टॉलरेंस है, ये जो प्लूरलिज्म है, ये भारत की ताकत है, ये भारत का क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और ये भारत की डाइवर्सिटी को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। दूसरी तरफ जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, डाइवर्सिटी की वजह से कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी क्या है, सामने आते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले से किसी के प्रति उसके भिन्न दिखने के आधार पर, उसके कपड़ों के आधार पर, खान पान के आधार पर, उसके चेहरे मोहरे के आधार पर, उसकी शारीरिक बनावट के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, अगर मैं किसी व्यक्ति के प्रति कोई पहले से ही प्रिजुडिस रखता हूं, पूर्वाग्रह रखता हूं, तो ये पूर्वाग्रह क्या है, ये पूर्वाग्रह मेरे व्यवहार को भी प्रभावित करेगा। पूर्वाग्रह तो एक सोच है, पूर्वाग्रह हमारे एटीट्यूड का हिस्सा है। और ये बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एनसीईआरटी का दूसरा जो चैप्टर है वो आईएएस एग्जाम के लिए जो एटीट्यूड का जो एथिक्स में चैप्टर है उसको भी उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करेगा। क्योंकि हम कैसे लोगों से अनुचित व्यवहार कर जाते हैं, कैसे लोगों से हम भेदभावपूर्ण व्यवहार कर जाते हैं, क्योंकि ये समस्या हमारी मानसिक सोच से शुरू होती है और हमारी अभिवृत्तियां कुछ चीजों को लेकर नकारात्मक होती हैं। तो पूर्वाग्रह एक नकारात्मक अभिवृत्ति है, नेगेटिव एटीट्यूड है। यहां पर बच्चों मैं यहां पर जो अभिवृत्ति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो अभिवृत्ति भी एक क्या है, अभिवृत्ति शब्द एक पारिभाषिक शब्द भी है, ये भी एक शब्द है, और जिसको इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। जब हम लोग अभिवृत्ति की बात करते हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो है कि एटीट्यूड में हमेशा क्या है, 3 बातें शामिल होती हैं। एक, मेरी किसी भी विषय को लेकर जो सोच है, जो मेरे विचार हैं, वो एटीट्यूड का एक हिस्सा है। इसके साथ ही सोच और विचार के साथ साथ मैं किसी विषय को लेकर किस पसंदगी है मेरे भीतर या क्या है, नापसंद है, ये भी क्या है, एटीट्यूड का हिस्सा है। सोच विचार, पसंद नापसंद के अलावा इसके साथ ही जो व्यवहार है वो व्यवहार भी एटीट्यूड का हिस्सा है। तो यहां पर जो सोच विचार है ये किसी भी विषय में सकारात्मक भी हो सकता है, और सोच विचार जो है वो किसी भी विषय में नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे हो सकता है कि यहां पर शाकाहारियों को लेकर मैं सकारात्मक हूं और मांसाहारी लोगों को लेकर मैं नकारात्मक विचार रखूं, तो इसका मतलब कि मेरा एक पूर्वाग्रह है कि अरे ये नॉन वेजिटेरियन लोग, ये लोग ठीक नहीं होते। यहां क्या है, ये पूर्वाग्रह है मेरा। तो ये जो नकारात्मक अभिवृत्तियां हैं, इन्हीं नकारात्मक अभिवृत्तियों को क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। इसको एनसीईआरटी बहुत सरल तरीके से बताती है। इसके साथ ही बच्चों, जैसे नकारात्मक अभिवृत्तियां होती हैं वैसे सकारात्मक अभिवृत्तियां भी होती हैं। अब यहां पर हम लोग एनसीईआरटी के एक मूल बात पर पहुंचते हैं कि डाइवर्सिटी से जुड़े हुए, डाइवर्सिटी कैन बी एसोसिएटेड विथ फ्यू पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आल्सो, जैसे डाइवर्सिटी यूनिटी, डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म,
डाइवर्सिटी एंड सेकुलरिज्म, इन सब को भारत क्या है, भारत सेलिब्रेट करता है, इसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन डाइवर्सिटी के साथ क्या है, एनसीईआरटी कहती कि नकारात्मक पूर्वाग्रह बन जाते हैं। भिन्नताओं से कई बार हम लोगों को अलग मानने लगते हैं। जो हमारे जैसे लोग नहीं होते हैं उनको हम अपने लिए कई बार क्या है, एक असुरक्षा के भाव से, खतरे के भाव से देखते हैं। तो ये नकारात्मक पूर्वाग्रह। फिर इसके साथ ही स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है कि हम पूरे ग्रुप के बारे में कुछ न कुछ एक सोच समझ क्या बना लेते हैं, और फिर हम यहां पर इनइक्वलिटी की तरफ जाते हैं, और कई बार इनइक्वलिटी ही नहीं, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर भी कहते हैं। इसलिए एनसीईआरटी ये लिखती है कि विविधता हमेशा खुश रहने का कारण नहीं होती। पहले उसने बताया कि एकता, विविधता में एकता खुश रहने का कारण है। विविधता में एकता अगर खुश रहने का कारण है, इसके साथ ही विविधता से हमारी विविध पहचान बनती है, और वो पहचान हमारी संविधान में भी दर्ज होती है। जैसे अगर मैं पंजाबी हूं तो पंजाबी भाषा, मराठी, इसके साथ ही बंगाली, ये सब हमारे संविधान में हमारी अलग अलग पहचान को व्यक्त करते हैं। तो ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। यहां पर क्या है कि एक तरफ दिखने वाले, एक तरह दिखने वाले, एक तरह बात करने वाले अपने आप को सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं। एक समूह जो होता है वो एक तरह का जो होता है वो सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करता है। जो अलग तरह से दिखते हैं वो अपने आप में अलग तरह से जो दिखते हैं वो अजीब, उनको हम मान लेते हैं कि कैसा आदमी है, अजीब आदमी है, अजीब दिख रहा है। मान लीजिए कि एक किसी फंक्शन में सारे लोग जो है पैंट शर्ट पहन के गए हैं, और कोई आदमी वहां पर धोती कुर्ता पहन के चला जाए, या दक्षिण भारतीय की तरह लुंगी और शर्ट पहनकर चला जाए, तो वहां पर वो अलग तरह से दिखना है। अगर थोड़ी भी भद्रता की कमी होगी तो लोग कहेंगे बड़ा अजीब दिख रहा है। क्योंकि हमें क्या है, एक तरह की यूनिफॉर्मिटी कई बार क्या हमें सेफ और सिक्योर महसूस कराती है। तो जो अजीब है, जो अलग है, उसको हम अजीब मान लेते हैं, और अपरिचित होने वाली चीजें हमारे भीतर पैदा होती हैं। ये जो मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान कई बार हमसे गलत व्यवहार भी करवाता है। तो यहां पर बच्चों विविधता के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट पर मैंने बात की। फिर इसके साथ ही बच्चों यहां पर कि पूर्वाग्रह शब्द को अगर मैं खोलूं तो पूर्वाग्रह में एक शब्द है पूर्व। ये पूर्व का मतलब पहले से, और आग्रह मतलब मजबूत धारणा कि मेरा आग्रह है। तो आग्रह जो है दुराग्रह भी बन जाता है, गलत आग्रह है। आग्रह मतलब आप मजबूती के साथ किसी बात पर बल दे रहे हैं। तो पहले से कोई मजबूत धारणा बना लेना पूर्वाग्रह है। ठीक है, जैसे कि पहले से मजबूत धारणा बना लेना कि केरल की जो नर्सें होती हैं उनसे अच्छा नर्सिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि हमने पहले से ही क्या है, एक सकारात्मक धारणा बना ली। फिर इसी तरह से क्या है कि हमने किसी धार्मिक समूह के बारे में पहले से ही एक नकारात्मक धारणा बना ली कि नहीं नहीं ये लोग बड़े रेडिकल होते हैं, कट्टर होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये भी क्या है, एक पूर्वाग्रह है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है, एथिक्स में भी काम करेगा और पॉलिटी में भी काम करेगा। इंग्लिश में इसको कहा गया कि when our opinions about certain people are always negative, these things become prejudice if we carry about them। जब हमारे भीतर किसी के बारे में जो राय होती है वो हमेशा नकारात्मक हो और उसको हम कैरी करें, तो ये क्या है, पूर्वाग्रह है। यहां पर यह भी है कि जो राय होती है बच्चों, इस राय का नकारात्मक होने का पहलू भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि है तो ये पूर्वाग्रह शब्द क्या है, हम ये कह सकते हैं न्यूट्रल शब्द है, लेकिन नॉर्मली जब हम पूर्वाग्रह का प्रचलित प्रयोग देखेंगे तो उसको पॉजिटिव मीनिंग में कम लिया जाता है, नेगेटिव मीनिंग में ज्यादा लिया जाता है। अब इसी को एक दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जब हम लोग पूर्वाग्रह ग्रस्त होते हैं तो हम जो जजमेंट करते हैं दूसरों के बारे में, वो जजमेंट क्या होता है, वो निगेटिव होता है। और इसीलिए जो साइकोलॉजी की बहुत अच्छी दर्जे की किताबें हैं, जिनका
अगर हम लोग कहें कि एक एनसीईआरटी प्लस के लेवल पर जाए, तो जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, निगेटिव इमोशन जो रिस्पॉन्स होते हैं बेस्ड ऑन ग्रुप मेंबरशिप, दैट इज कॉल्ड प्रीजुडिस। एक सोशल साइकोलॉजी की बच्चों एक बहुत जबरदस्त किताब आती है रॉबर्ट बैरन और बायरन की। इस किताब का नाम मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये जो चीज आप पढ़ रहे हैं ये इथिक्स से भी रिलेटेड है। तो एक सोशल साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी की ही एक शाखा है, सोशल साइकोलॉजी की एक बहुत फेमस किताब है रॉबर्ट बायरन की। ये जो किताब है इसमें बड़ी सुंदर, बड़ी सिंपल परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा दी गई है? वो परिभाषा मैंने अभी आपको बताया कि दरअसल जो हमारे निगेटिव इमोशनल जो रिस्पॉन्स होते हैं, निगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेस बेस्ड ऑन ग्रुप मेंबरशिप इज कॉल्ड प्रीजुडिस। नकारात्मक भावनात्मक जो अनुक्रियाएं होती हैं जो किसी समूह की सदस्यता पर आधारित होती है उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। उदाहरण से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप आईएएस में सेलेक्ट हो गए और आपकी ड्यूटी दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर है, और आपने ये देखा और आपको एक सिक्योरिटी ऑफिसर की जिम्मेदारी है, ठीक है। आपने ये देखा कि सीआईएसएफ के जो लोग हैं जब वो चेक कर रहे हैं लोगों को, तो जैसे ही कोई गाजियाबाद या आजमगढ़ का कोई व्यक्ति हवाई अड्डे पर उन्हें दिख रहा है तो उसकी चेकिंग ज्यादा कर रहे हैं। या फिर अगर कोई साउथ अमेरिका से कोई व्यक्ति आया है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेकिंग हो रही है, तो साउथ अमेरिका में कोलंबिया से मान लीजिए कोई आया है, कोलंबिया के लोग तस्करी में बहुत लिप्त पाए जाते हैं, तो अब यहां एक पूर्वाग्रह बन गया दिमाग में कि यार ये लोग क्या है कि बहुत उल्टा सीधा काम करते हैं। तो जैसे ही आपने कोलंबिया के लोगों को या दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों के लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा, सुरक्षा अधिकारियों ने उनकी कई बार चेकिंग की। यहां पर क्या है कि ये निगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स है और वो बेस्ड ऑन ग्रुप मेंबरशिप है। काली स्कॉर्पियो को पुलिस वाले ज्यादा चेक करते हैं निगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स के, ग्रुप मेंबरशिप के, लेकिन सफेद एम्बेसडर आराम से हाथी की तरह मस्त होकर 60-70 की स्पीड में चल रही है और उस पर कोई पर्दा वर्दा नहीं लगा है और एक पुराना सरकारी बोर्ड लगा हुआ है, तो उसको थोड़ा बहुत जांच कर कहेंगे कि जाओ साहब आप चले जाओ। क्या है यहां पर अम्बेसडर को लेकर जो राय है वो राय क्या सकारात्मक है, लेकिन स्कॉर्पियो काली वाली जो है वो बहुत सारे क्राइम में, ऑफेंसेस में यूज की गई है। इसलिए जो सुरक्षा के लिए खड़े पुलिस वाले हैं उनके दिमाग में क्या है, निगेटिव चीजें हैं, निगेटिव उनके दिमाग में पूर्वाग्रह है। जैसे आप देखेंगे जब पंजाब में टेररिज्म बहुत बढ़ गया था तो जो मारुति वैन थी उसका टेररिस्ट बहुत यूज करते थे। मारुति वैन जो होती थी तो उसमें स्लाइडिंग डोर होता था, तो स्लाइडिंग डोर है, गए कहीं पर एकदम बीचों बीच किसी शहर के हॉट स्पॉट पर जहां पर खूब भीड़ भाड़ है, वहां पर आपने मारुति वैन को लगाया, आतंकवादियों ने लगाया, आपने नहीं। अब यहां पर आतंकवादियों ने लगाया और उन्होंने दरवाजे को, स्लाइडिंग दरवाजे को खोला, सट सट निकले और निकलने के बाद उन्होंने गोलीबारी की और तुरंत क्या है उसमें बैठे और निकल गए। ये इसके वजह से क्या है, मारुति वैन जो है वो ऐसे कामों की वजह से उसको लेकर हमारे मन में एक पूर्वाग्रह आ गया कि ये यार गाड़ी क्या है, ठीक नहीं है, ठीक है। ये है पूर्वाग्रह कि निगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेस बेस्ड ऑन ग्रुप मेंबरशिप। ये एनसीईआरटी इसको बहुत प्यारे तरीके से क्या बताती है। अब हम लोग अगले डायमेंशन को बच्चों यहां पर देखेंगे कि जो हमने पूर्वाग्रह समझा, थोड़ा इसमें यहां पर उदाहरणों से समझेंगे। कुछ मैं कॉन्टेम्पोररी उदाहरण ले रहा हूं, इसमें किसी को हर्ट नहीं होना है। जैसे हम लोग बच्चों से बात करते हैं और उनकी बातचीत से उनके पूर्वाग्रह हमें समझ में आते हैं। देखो आईएएस के टीचर से जब बात करोगे तो बात करने जो कह रहे हैं उसके पीछे की भी चीज भी वो धीरे धीरे समझने लगता है। तो जब कई बार बच्चे बात करते हैं तो ये धारणा होती है
कि या सोशल मीडिया के कई पोस्ट में ये चीज होती है कि आरक्षित कोटे से कोई नौकरी पाने वाला या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने वाला जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, वो कम काबिल है, वो कमजोर है। आखिर हमारे देश की जितनी आईआईटी हैं उनमें हम बच्चों को इतना टॉक्सिक वे में, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जीते हुए क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वहां पर दलित और आदिवासी जो बच्चे हैं उनको बार बार ये एहसास कराया जाता है, इवन जो दलित आदिवासी ही नहीं, जो अदर बैकवर्ड क्लास के ओबीसी जो बच्चे हैं उनको ये क्या एहसास कराया जाता है, बच्चे उनको ताना मारते हैं कि तुम सरकारी दामाद हो। अब यहां पर ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है। यू डोंट डिजर्व दिस टाइप ऑफ एडमिशन इन दीज कंडीशंस। ये जो बात है, ये जो चीज है ना, वो आदमी को बेर डालती है। देखो, जब कोई सोच जो है खराब होती है और उसके साथ व्यवहार आता है, तो सोच के खराब होने पर जो व्यवहार होता है ना, वो व्यवहार बहुत ही अन्यायपूर्ण कई बार हो जाता है। तो ये जो चीज है, और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत विषाक्त है माहौल शैक्षिक संस्थाओं का, सरकारी दफ्तरों का। वहां पर एक बंटवारा है और वो बंटवारा कुछ पूर्वाग्रहों पर आधारित है। आंखों में जलन है, दिल में बियाबान है और इस शहर में हर शख्स परेशान है। ठीक है, फिर इसी तरह से कि ये मान लेना कि आरक्षित कोटे से आए हुए तमाम उम्मीदवार कम योग्य हैं और अनारक्षित कोटे से सामान्य श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं वो क्या है, बेहतर हैं, काबिल हैं। ये जो हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं उसमें एक में नेगेटिव पॉइंट पर है और दूसरे में पॉजिटिव पॉइंट पर, ये पूर्वाग्रह है। और ये पूर्वाग्रह आप जानते हैं कि सभी के संदर्भ में सफल नहीं होता। इसलिए कई बार सोशल मीडिया की पोस्ट पर यह पढ़ने को मिलता है कि आरक्षित कोटे का जब भी कट ऑफ ऊपर जाता है, आरक्षित कोटे का, जैसे आरएएस के एग्जाम में आप देखेंगे, राजस्थान की कई परीक्षाओं में आरक्षित कोटे के जो विद्यार्थी थे उनका कट ऑफ जनरल कैटेगरी के बच्चों से ज्यादा ऊपर गया। तो वैसी सिचुएशन में कई बच्चों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला। तो हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हम निष्पक्ष नहीं हैं। दिक्कत क्या है जिंदगी की कि वी आर एजुकेटेड पर्सन बट वी आर नॉट फेयर पर्सन, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ। यही लाइफ की क्या है प्रॉब्लम है। इसीलिए रॉल्स नाम के एक बहुत बड़े विचारक, जिनको कक्षा 12 की एनसीईआरटी में राजनीतिक सिद्धांत के सामाजिक न्याय के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, उन्होंने कहा था कि निष्पक्षता न्याय का पहला गुण है। किसी भी इंस्टीट्यूशन और किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है, निष्पक्षता, फेयरनेस। तो कई बार हम बनी बनाई या कुछ ऐसी धारणाओं को स्वीकार कर लेते हैं जिन धारणाओं का कोई ठोस तार्किक और तथ्यात्मक आधार नहीं होता, लेकिन हम मान लेते हैं और हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ गलत सही व्यवहार क्या करने लगते हैं। दर्शन सोलंकी की कोई, उस बच्चे का कोई दोष नहीं था। आखिर अब हमारे आईआईटीज के भीतर जो विषाक्त माहौल है, जो इस तरह से जो कास्टिस्ट जो इन्वायरमेंट है, उस कास्टिस्ट इन्वायरमेंट को दूर करने के लिए अब वहां पर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो टीचर्स, जो प्रोफेसर्स वहां पर पहले से थे, उन्होंने क्या इस पर कभी भी एक्शन लिया? क्या उन्होंने ऐसे वैल्यूज को इनकलकेट करने की कोशिश की जो इस टॉक्सिसिटी को कम करे? नहीं। अगर ऐसा होता तो ये चीजें नहीं थी। और ये चीजें हाल के वर्षों में बहुत क्या गहरी हुई हैं। जाति आधारित जो आरक्षण है, उस आरक्षण के बारे में किसी विद्वान ने लिखा था कि ये समाज में क्या करता है, एक फूट डालता है। तो यहां पर यह भी बात आप देखिए कि समाज में ही नहीं, दरअसल सरकारी नौकरियों में, शैक्षिक संस्थाओं में इस प्रकार की स्थिति है। तो बच्चों, ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल से आप चीजों को समझ सकते हैं। पूर्वाग्रह बच्चों कई तरह के होते हैं और थोड़ा उन पूर्वाग्रहों को एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ नए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। एनसीईआरटी ये कहती है कि धर्म आधारित पूर्वाग्रह भी होते हैं। जैसे हमारे देश में मुसलमानों और कुछ दूसरे अल्पसंख्यकों को लेकर बहुसंख्यकों के मन में कुछ पूर्वाग्रह हैं जिनका कोई तार्किक और तथ्यात्मक आधार नहीं है।
ठीक है, दो चार लोगों के आधार पर आप पूरी कौम को अगर गलत मान रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्या है पूर्वाग्रह और बहुत गलत पूर्वाग्रह है। जैसे कि एक राजेंद्र सच्चर समिति बनी थी जो अल्पसंख्यकों विशेष तौर पर मुसलमानों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थितियों पर रिपोर्ट देने के लिए बनाई गई थी और क्या सुधार किया जा सकता है उस पर बनाई गई। वो समिति ये कहती है कि जो मुसलमानों के जो बच्चे हैं उसमें केवल 4% ऐसे बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं। अब हम मदरसे के आधार पर पूरा एक तरह से क्या जनरलाइजेशन कर लें तो ये भी पूर्वाग्रह होगा। हमारी कई राय ऐसी होती है जिसके पीछे कोई तथ्य या तर्क कई बार होता ही नहीं, तो मुसलमानों को लेकर या इसी तरह से हिंदुओं को लेकर भी पूर्वाग्रह हो सकता है। फिर इसी तरह से एलटीटी के कट्टर आत्मघाती आतंकवाद के बाद हिंदू तमिलों को लेकर एक पूर्वाग्रह बन गया कि भाई देखो एलटीटी के लोग बहुत रेडिकल लोग हैं, एलटीटी के लोग बहुत कट्टर हैं। ये क्या है कि हिंदू बहुत सहिष्णु और उदार माना जाता रहा है, वो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करने वाली कौम मानी जाती रही है। लेकिन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ये श्रीलंका का एक अलगाववादी आंदोलन था जो बाद में एक आतंकवादी परिघटना के रूप में परिवर्तित हो गया। और जब तक इस आंदोलन के सब आतंकवाद के या इस आतंकी समूह के प्रमुख नेता प्रभाकरण जब तक मारे नहीं गए तब तक एलटीटी ने लिबरेशन की बात, मुक्ति की बात श्रीलंका से वे करते रहे और ये एक तरह से क्या इन्होंने श्रीलंकाई राज्य से बगावत कर दी। तो ये एलटीटी के संदर्भ में, तो इससे हम वहां के तमिलों के बारे में कि सिंघली बौद्ध तो बहुत ही क्या है सहिष्णु हैं, लेकिन हिंदू जो तमिल हैं उनके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब हम म्यांमार को देखते हैं तो म्यांमार में जो मुसलमान हैं उन मुसलमानों को, म्यांमार में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं मेरे प्यारे बच्चों, रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से प्रवास के लिए, वहां से भागने के लिए मजबूर करने वाले बुद्धिस्ट हैं और वो कहते हैं कि रोहिंग्या उनके देश के निवासी है ही नहीं। तो अगर आप कहते हैं कि सिंघली बौद्ध बहुत क्या है, सिंघली बौद्ध इतने कट्टर नहीं है, तो फिर म्यांमार की परिघटना की कैसे व्याख्या करेंगे? इसका मतलब यह है कि हम जब इस प्रकार के जनरलाइजेशन करते हैं तो जनरलाइजेशन कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे सैंपल पर कर लेते हैं, एक दो लोगों के आधार पर कर लेते हैं। एक आदमी ने जापानी आदमी ने एक भारतीय को जापान की सड़कों पर थूकते हुए देखा और उसने निष्कर्ष दे दिया कि सभी भारतीय गंदे होते हैं। यह भी तो एक पूर्वाग्रह है कि आप एक भारतीय के व्यवहार के आधार पर आप सभी को क्या है, सभी के बारे में निष्कर्ष प्रस्तुत कर दें। इसी तरह से बच्चों क्या होता है, नस्लीय पूर्वाग्रह। जर्मनी वाले आर्य नस्ल के हैं, ये कहते कहते सोचते सोचते लोगों के मन में डालते डालते हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध करवा दिया। हिटलर का यही उसकी सोच थी कि नस्लवाद जो है वो सच्चाई है और जर्मन एक श्रेष्ठ नस्ल है जो पूरी दुनिया पर राज करने के लिए है। जर्मनी के साथ जो यूरोप के बाकी देशों ने जिस प्रकार का प्रथम विश्व युद्ध में व्यवहार किया है वो व्यवहार जर्मन नस्ल की श्रेष्ठता के बिल्कुल विरुद्ध है। तो ये नस्लीय पूर्वाग्रह है कि हम अच्छे हैं, श्रेष्ठतर हैं, बल्कि श्रेष्ठतम है और बाकी जो लोग हैं उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर इसी तरह से बच्चों कि माय नेम इज खान नाम की एक मूवी बनाया था शाहरुख खान ने और उस मूवी में एक बहुत बड़ा डिबेट था कि आतंक जो यहां पर सभी आतंकवादी या ज्यादातर आतंकवादी मुसलमान दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी मुसलमान आतंकवादी होते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने आसपास के भी जो लोग बहुत शांति से रह रहे हैं उनके बारे में भी एक गलत पूर्वाग्रह बनाकर सोच रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती ये भी पूर्वाग्रह हैं। फिर इसी तरह से बच्चों आप देखेंगे कि क्षेत्र संबंधी भी पूर्वाग्रह होते हैं। जैसे क्षेत्र संबंधी पूर्वाग्रह क्या है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मानते हैं कि वो जंगली है, असभ्य हैं। ठीक है, वाइल्ड वेस्ट की अवधारणा है।
इसी तरह से आप देखेंगे कि बिहार के जो भी लोग माइग्रेशन करके हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में हैं, उनको बिहारी कहकर गाली दिया जाता है। और बहुत से बड़े बड़े पत्रकारों ने भी इस शब्द को लेकर जो दंश है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा को बताया। यहां पर इसका मतलब है कि एक बिहारी व्यक्ति, बिहार का रहने वाला व्यक्ति अगर श्रमिक के रूप में कहीं भारत के किसी दूसरे शहर में काम कर रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि बिहार के सारे लोग जो है बस लेबर क्लास ही हैं, तभी तो हम बिहारी कहकर गाली दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रवासी बिहारी कि बिहारी शब्द को दिल्ली में लोग गाली के रूप में जो यूज करते हैं, उसमें भी आप देखेंगे एक पूर्वाग्रह है, और वो पूर्वाग्रह क्षेत्र संबंधी है जिसका कोई भी पुष्ट आधार नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि मिथिला क्षेत्र को लेकर बिहार के भीतर भी एक अलग प्रकार की धारणाएं हैं। तो इसी तरह से जाति संबंधी भी क्या है, कुछ चीजें होती हैं। जाति संबंधी या जाति आधारित पूर्वाग्रह भी होते हैं। लगान मूवी में आपने देखा होगा कि कचरा द ग्रेट स्पिनर भुवन की टीम में, आपने अगर लगान मूवी देखा होगा तो लगान मूवी में भुवन लगान से बचने के लिए क्रिकेट मैच खेलने वाले जो ऑफर है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब टीम बिल्डिंग के प्रोसेस में लीडर भुवन द लीडर, जब वो फील्ड में जमीनी वास्तविकताओं के सामने क्या है दो चार होता है, तो देखता है कि जो सोशल डिवाइड है वो सोशल डिवाइड उसके सामने खड़ा है। ऊंची जाति के तथाकथित जो खिलाड़ी हैं वो कचरा नामक एक अछूत के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अछूत गंदे होते हैं। अछूत के साथ हम बराबरी पर नहीं रह सकते। 1901 में 9 साल के बच्चे भीमराव अंबेडकर के साथ भी यही व्यवहार किया गया था। और अमेरिका जैसे उन्नत और विकसित देश में भी जो पढ़े लिखे शिक्षित भारतीय पहुंचे हैं, वो जाति आधारित जो भेदभाव और पूर्वाग्रह है उससे इतना वे गहराई में जकड़े हुए हैं कि सीटल शहर में एक कानून बनाना पड़ा। इसका मतलब ये जाति आधारित पूर्वाग्रह, चाहे वो दर्शन सोलंकी के आत्महत्या के मामले में देखें, या फिर हम इसी तरह से जाति आधारित जो पूर्वाग्रह है वो सीटल के मामले में देखें, ये अभी भी समाज में मौजूद है। क्षेत्र आधारित भी पूर्वाग्रह है। नस्ल आधारित पूर्वाग्रह में मैंने जर्मन उदाहरण लिया। इसके साथ ही बच्चों आप जानते होंगे कि एक ब्लैक लाइव्स मैटर नाम का एक मूवमेंट शुरू हुआ था। ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर था, इसका भाव आप समझिए कि ब्लैक मतलब अश्वेत या काले लोग। काले लोग अमेरिका में और दुनिया के तमाम देशों में अफ्रीका से माइग्रेट करके या हम ये कह सकते हैं कि साउथ अमेरिकन कंट्री से माइग्रेट करके यूरोप और यूएस में बस गए। उन लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं होता और उन लोगों के साथ जो भेदभाव होता है उसके प्रोटेस्ट में ब्लैक लाइव्स मैटर नाम का मूवमेंट आया। यह बताता है कि नस्लीय पूर्वाग्रह है। और भाषा संबंधी पूर्वाग्रह का तो कहना ही क्या है। हिंदी में एक मूवी आई थी इंग्लिश मीडियम, और उसमें दिखाया गया कि एक माँ है जो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए, मतलब इंग्लिश एक और मूवी थी और इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम जो मूवी थी उसमें एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाने, अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए घर मकान सब चेंज करती है। दिल्ली के बहुत ऐसे इलाके में जाकर रहने की मजबूरी को एक्सेप्ट करती है जहां वो EWS के कोटे में आ सके और उसके बच्चे का एडमिशन एक पॉस इलाके के किसी अच्छे स्कूल में, जहां पर इंग्लिश का जो एक अभिजन वर्ग है वो क्या है पढ़ता है, वहां पर वो जा सके। तो फिल्म बड़ी बखूबी से इस बात को बताती है। और हमारे समाज में भी है कि जैसे कि कई बार क्या है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे IAS में अच्छा करते हैं, इसलिए सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे अच्छे हैं, और सब हिंदी मीडियम के बच्चे क्या है कमजोर हैं, नाकाबिल हैं। ये सब क्या है धारणा लेकर लोग बैठे हुए हैं। हालांकि इन धारणाओं का कोई पुष्ट आधार नहीं है, लेकिन इनसे हम टकराते रहते हैं। तो अभी भी आप देखेंगे अलग अलग तरह के जो पूर्वाग्रह हैं, वो पूर्वाग्रह क्या है हमारे समाज में क्या है मौजूद हैं। इन पूर्वाग्रहों को समझने के बाद बच्चों अगले लेवल पर आते हैं
कि देखो पूर्वाग्रह के साथ कुछ प्रमुख भेदभाव हैं। पूर्वाग्रह क्या है? माइंडसेट है। और डिस्क्रिमिनेशन क्या है? ये बिहेवियर है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसका मतलब कि चीज बिहेवियर में आ गई। तो मैंने अभी आपको जो बताया वो जाति संबंधी पूर्वाग्रह आईआईटी बॉम्बे में दर्शन सोलंकी, अमेरिका में जो ब्लैक लाइव, अमेरिका में और यूरोप के दूसरे देशों में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, अमेरिका में सीटल में फरवरी 2023 में जो वहां पर एंटी कास्ट लेजिस्लेशन जो लाना पड़ा। इसके साथ ही आप देखेंगे बच्चों कि यहां पर कि अमेरिका जैसे देशों में हेट क्राइम की घटनाओं का बढ़ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक लैंगिक भेदभाव भी होता है, और वो लैंगिक भेदभाव जो होता है वो आपको सार्वजनिक जीवन में सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में मिलेगा। वो सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए एक डिजिटल ट्विटर हैशटैग बेस जो मूवमेंट था वो पूरी दुनिया में चला, उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। मीटू मूवमेंट उसका नाम है। फिर इसके साथ ही क्या है कि महिलाओं की अगर नग्न परेड कराई जाए तो इस नग्न परेड में भी एक लैंगिक भेदभाव है कि अगर पहचान का झगड़ा हो दो समुदायों के बीच में, दो जातीय समूहों के बीच में, तो उस पहचान के झगड़े के साथ, मतलब जातीय अस्मिता के साथ साथ जो पितृसत्तात्मकता है, जो पुरुष प्रधानता की मानसिकता है, वो किसी समूह या समुदाय की महिला के साथ गलत करके वो अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का भाव क्या रखती है। तो ऐसे स्थिति में जो वीकर सेक्स है, जो कमजोर तबका है, वो ज्यादा प्रताड़ित होगा। और यहां पर आप देखेंगे कि लैंगिक भेदभाव भी क्या है, मौजूद है। यह लैंगिक भेदभाव केवल और केवल स्त्री पुरुष के मामले में या हेट्रोसेक्सुअलिटी के मामले में, विषम लैंगिकता के मामले में, विषम लैंगिकता का मतलब है कि मेल फीमेल के बीच में फीमेल एक वीकर सेक्स है, केवल उसी के मामले में नहीं है, दरअसल सेम सेक्स के भी मामले में है। जो एलजीबीटी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन का मामला है, जैसे लेस्बियन गे, यहां पर आप ये कि महिला और पुरुष जो समलैंगिक हैं, इसके साथ ही बाईसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी शब्द प्रयोग किया जाता है। एलजीबीटी में एल फॉर लेस्बियन, गे, जी फॉर गे, बी फॉर बाईसेक्सुअल एंड टी फॉर ट्रांसजेंडर। ये जो हैं, ये क्या बताता है? ये बताता है कि कुछ लोग क्या है, अलग अलग लिंग में शादी विवाह करने के बजाय एक ही लिंग में, जैसे पुरुष पुरुष के साथ, महिला महिला के साथ, ये अगर वो क्या है जुड़ना चाहता है या शादी विवाह के स्तर पर पहुंचना चाहता है, तो ये क्या है, ये होमोसेक्सुअल मामले कहे जाते हैं। ये हेट्रोसेक्सुअल नहीं है, ये विषम लैंगिक नहीं है। अब जो समलैंगिक हैं, उस समलैंगिकता को लेकर भी हमारे मन में बहुत से पूर्वाग्रह हैं, और इसीलिए समलैंगिक व्यक्तियों को हम शुरू में ही एकदम गलत मान लेते हैं। अब जब गलत मान लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने जाने के कोलेजियम में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, वो क्या है, एक नाम ऐसा सजेस्ट करते हैं जिसमें एक ऐसे वकील साहब हैं जिनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जो उनकी उन्मुखता है, वो उन्मुखता क्या है, होमोसेक्सुअल है, वो होमोसेक्सुअलिटी पर आधारित है। तो वहां पर लोग क्या, कई तरह के पढ़े लिखे तबके में कई तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो इसलिए आज के हमारे समाज में जाति संबंधी पूर्वाग्रह हैं, नस्लीय पूर्वाग्रह और भेदभाव भी मौजूद हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, हेट क्राइम की बढ़ती हुई घटनाएं। फिर इसी तरह से एक शब्द प्रयोग होता है BIPOC, ब्लैक इंडिजिनस एंड पीपुल ऑफ कलर। ये ब्लैक लाइव्स जो मैटर है उसका एक आधारभूत क्या है, या उसका और विस्तृत रूप है कि केवल अश्वेत लोगों के जीवन में ही होने वाले भेदभाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि जो इंडिजिनस लोग हैं, जो मूलवासी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वहां के मूलवासी लोग हैं, जो जिनको इंडिजिनस पीपुल कहते हैं, उनका रंग अलग होना,
उनका अलग तरह का विश्वासों का समूह अपनाया जाना, ये भी भेदभाव का कारण बनता है। तो इस बात को भी क्या है आपको समझना है। पूर्वाग्रह और भेदभाव के संदर्भ में बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पर आते हैं कि एनसीईआरटी कुछ और शानदार उदाहरण देती है। दरअसल पूर्वाग्रह केवल और केवल जातिगत, धार्मिक, नस्लीय, क्षेत्रगत, लैंगिक किस्म के ही नहीं होते। पूर्वाग्रह गांव और शहर के लोगों के बीच में भी क्या है, या उनको लेकर भी होते हैं। गांव के लोगों के बारे में कि गांव के लोग ऐसे होते हैं, शहर के लोग वैसे होते हैं, ये अक्सर आप सुनेंगे। और जब गांव वालों को गाली दी जानी होती है तो लोग कहते हैं अरे बहुत अव्वल दर्जे का गंवार है। गंवार, गंवार शब्द गांव से संबंधित है, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, कपड़ा पहनना नहीं आता, बोलना नहीं आता, खाना नहीं आता, 5 स्टार होटल में जाकर चम्मच कांटा लड़ा रहा है, टन टन की आवाज आ रही है, अजब हो गई है जिंदगी। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। अब इस बात को संवेदनशीलता से विचार नहीं करेंगे कि जब किसी व्यक्ति को पहले किसी 5 स्टार होटल का एक्सपोजर मिला ही नहीं है, तो वहां और इसके साथ ही वो आराम से बैठकर घर में जमीन पर बैठकर और इसके साथ ही सुखासन लगाते हुए पालथी मारकर पूरा बढ़िया हाथ धोकर भोजन करने वाला व्यक्ति है, उसको चम्मच और कांटा नहीं सुहाएगा। लेकिन हमें तो बस क्या है, एटिकेट्स के बेस पर हम किसी भी व्यक्ति को इतना कई बार प्रीजुडिस हो जाते हैं कि हम उसका कैरेक्टर एसिनेशन कर देते हैं, उसका चरित्र क्या कर देते हैं, हनन कर देते हैं। अरे गांव के लोग बड़े अंधविश्वासी लोग होते हैं। कोरोना के टाइम में कई बार अखबारों में ये भी मिला, सबके बारे में तो बात नहीं कही जा सकती, कि उन्होंने कोरोना को एक प्राकृतिक प्रकोप मान लिया और जैसे भारत में चेचक माता मानकर, देवी माता मानकर लोगों ने तमाम धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करना शुरू कर दिया, वैसे कुछ जगहों से खबरें आई कि कोरोना को उन्होंने कोरोना माता बना दिया, वायरस को उन्होंने मां बनाया और मां बनाने के बाद पूजा कर दी। तो ये अंधविश्वासी, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। और साहब ये सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, पढ़ने लिखने शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं। मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कबीर वाली लाइन की पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित बयान कोई, तो पढ़ना लिखना है नहीं। और इसके साथ ही क्या है कि सामाजिकता के स्तर पर भी कि शादी विवाह भी लड़की का करना है, उसको 16, 17, 18 साल में कर दो, पढ़ने लिखने का कोई मौका मिले ना मिले, ये सब चीजें क्या है, ये पिछले। तो गांव के लोगों के बारे में भी पूर्वाग्रह होते हैं और एनसीईआरटी उसकी तरफ संकेत करती है। और शहर के लोग तो बड़े स्मार्ट होते हैं। गांव के लोग गंवार हैं और शहर के लोग क्या है, स्मार्ट हैं। प्रेमचंद, हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने अपनी एक कालजयी कृति गोदान में लिखा कि शहर की हवा आदमी को आवारा बना देती है। और गोदान का एक कैरेक्टर है गोबर। गोबर आता है लखनऊ कमाने, गोबर इधर उधर घूमना। जैसे कई बार बच्चे दिल्ली जब तैयारी करने के लिए आते हैं तो कहाँ घूम रहे, कमला नगर में मिल गए हैं, लाल किले पर दिख रहे हैं, कुतुब मीनार घूम रहे हैं, और मुखर्जी नगर के इंजीनियर चाय वाले के यहाँ रोज घुमाई हो रही है। तो अब क्या है, और कई बार क्या है कि क्यों घूम रहे हैं इसका रीजन नहीं पता है। जैसे एक होता है ना कि किसी रीजन से घूमना, और एक होता है कि बस घूमने के लिए घूमना, तो उसी को आवारा कहते हैं। हालांकि आवारगी को पूरी तरह से गलत नहीं माना जा सकता, क्योंकि घुमक्कड़ी भी एक विधा है, एक शास्त्र है उसका, और उसका भी तमाम पर्यटन और तमाम आर्थिक क्या आधार है। ऐसे लोग बड़ा इन्वेंशन करते हैं। ये बात मैं हल्के फुल्के मूड में नहीं कह रहा हूं, गंभीरता के साथ कह रहा हूं। लेकिन फिर भी शहरी लोगों के साथ भी एक पूर्वाग्रह होता है कि अरे ये शहर के आदमी चालाक लोग हैं, पैसे के पीछे भागने वाले लोग हैं। अरे साहब ये बिगड़े हुए लोग हैं। ये शहर के आदमी बड़े कुटिल होते हैं, गांव का आदमी बहुत सीधा साधा होता है। और जिन लोगों को ये भ्रम हो कि गांव का आदमी बहुत सीधा साधा होता है, गांव के पंचायत के इलेक्शन में जरा जाकर देख ले कि गुटबंदी का क्या आलम होता है। और जब से ये सैटेलाइट टेलीविजन और उसके बाद भारत में सेल फोन विस्फोट हुआ, और जब से ये आप ये कह सकते हैं कि रिलायंस जियो की क्रांति पहुंची है भारत के गांव गांव में, तो आप देखेंगे कि गांव और शहर में बस थोड़ी सुविधाओं का और आधारभूत ढांचे का अंतर है,
बाकी तो बहुत सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, उनको भी जानकारी है, उनको भी जानकारी है। और चमचमाती हुई सड़कों वाले, जैसे उत्तर प्रदेश में कई लोग 200-200, 250-250 किलोमीटर दूर से चलकर आकर और लखनऊ के लुल्लू मॉल में शॉपिंग करने आते हैं। तो आप कैसे कहेंगे कि गांव के आदमी को शहर की चीजें पता नहीं है? लेकिन एक धारणा है जो पहले सही थी, तो अब तो क्या है कि वो चेंज भी हो रहा है। इसी तरह से एनसीईआरटी लड़के और लड़कियों के बारे में भी क्या है, वो वहां पर भी जो जेंडर को लेकर जो प्रीजुडिस होते हैं उनके बारे में कि अरे अरे लड़का होकर तुम रो रहे हो, लानत है तुम पर। और दूसरी तरफ क्या है कि लड़कियां तो इमोशनल होती हैं। तो ये जो लड़के क्या है, तार्किक होते हैं। लड़के तार्किकता के पुंज हैं, वो तार्किकता के सूरज हैं, और लड़कियां भावुकता की भावना की समुद्र हैं। ये बात जो है इतना ज्यादा गहराई से कुछ लोगों के दिमाग में है कि वो कई बार इसके आधार पर व्यवहार भी करते हैं कि कुछ लोग बात बात पर रोते हैं, लेकिन बात बात पर पुरुष नहीं रोता। पुरुष को दर्द हो वो रो नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, क्योंकि अब कहावत क्या होगी कि मर्द को दर्द नहीं होता भाई, तो यहां पर लड़के और लड़कियों के साथ भी क्या पूर्वाग्रह है। और एनसीईआरटी केवल यहीं तक नहीं रुकती, ग्रामीण और शहर, लड़के और लड़की की तरह ही नहीं। दरअसल एनसीईआरटी यहां पर दिव्यांग को लेकर भी एक स्टीरियोटाइपिंग का उदाहरण देती है। दिव्यांग को लेकर जो उदाहरण है वो पूरे एक पेज में एनसीईआरटी 3 चित्र देती है, और उस चित्र में यह दिखाती है कि कैसे हम अपनी धारणाएं क्या है बनाते हैं। कि जैसे क्या है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इसका मतलब कि किशोर कुमार का गाना चल रहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, यहां पर क्या है कि लोग तरह तरह की बातें क्या कर रहे हैं कि तुम्हारा जो चलना फिरना है वो उसका तरीका सही नहीं है, तुम्हारे भीतर कुछ कमियां हैं जिसको लेकर लोग बातें कर रहे हैं। ये भी एक तरह का क्या है, किसी भी व्यक्ति को एक पूर्वाग्रह का शिकार बनाना है। फिर इसके साथ ही कि तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। एनसीईआरटी कहती है कि इसमें भी बड़ा, इस लाइन में भी बड़ा खतरा है। इसको प्रेम प्रस्ताव की लाइन मत समझना। ये क्या है, दिव्यांगों को या जो डिसेबल्ड लोग हैं, जब उनको बहुत क्या है तरीके से ताना मारा जाता है, तो वहां पर उनको क्या ये एहसास कराया जाता है और अरे बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। ये सब क्या है, ये जो बेचारगी है, ये जो कमजोरी है, वो कमजोरी तो क्या है कि एक क्या है हीनतर स्थिति की तरफ ले जाती है, वो तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करती है। और इसके साथ ही जो पैर वैर से लंगड़ाता है उसको हम मान लेते हैं कि उसका दिमाग तो सही नहीं होगा, जो पैर से लंगड़ है वो दिमाग से भी कंकड़ होगा। तो इस तरह से क्या है कि हम इस तरह के पूर्वाग्रहों से अपनी जिंदगी को क्या बुन देते हैं। फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि एनसीईआरटी ये कहती है कि इसीलिए शब्द को बदलना कई बार जरूरी होता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई विकलांग है, डिसेबल्ड है, तो उसके साथ भी एक भाव जुड़ जाते हैं। तो यहां पर उसके बजाय हमें कहना चाहिए कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। विकलांग को मोदी जी ने दिव्यांग कर दिया और विकलांग को डिफरेंटली एबल्ड शब्द के रूप में कक्षा 12 की एनसीईआरटी यूज करती है। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के साथ भाव और उन भावों के साथ पूर्वाग्रह क्या जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग एक अंग्रेजी में कहते हैं कि ईव टीजिंग। ईव टीजिंग मतलब यह है कि कुछ लोग विश्वविद्यालयों के पास, कुछ लोग लड़कियों के स्कूलों कॉलेजेस के पास जो है, जो बैठकर वहां पर बैठकर जो छिछोरापन दिखाते हैं, उसी को यहां पर एक अच्छी भाषा में क्या कहते हैं, ईव टीजिंग कहते हैं। तो अभी एक रिसेंट डिबेट है कि इसको सेक्सुअल हरेसमेंट कहना चाहिए, क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि सेक्सुअल हरेसमेंट है, वैसे हम इसको बहुत गंभीरता के साथ लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी लैंगिक हरकत कर रहे हैं जिसमें कामुकता है, कामुक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और आप एक परसुएशन कर रहे हैं। ये क्या है, मतलब अनडिजायर्ड आप एक एडवांसमेंट शो कर रहे हैं।
तो इसलिए आप देखेंगे कि इन पूर्वाग्रहों को लेकर कई बार क्या है, एनसीईआरटी उस डिबेट को भी बताती है जिसमें विकलांग लोगों को के साथ जो चीजें होती है उनके लिए कैसे शब्दों को क्या बदला गया। फिर इसके साथ ही मेरे प्यारे बच्चों एक और यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि स्टीरियोटाइपिंग को एनसीईआरटी यहां पर उसको भी अच्छे से बताती है। स्टीरियोटाइपिंग क्या है? स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है कि आप एक जनरलाइजेशन कर लें। जनरलाइजेशन एक पूरे ग्रुप के बारे में ही होगा। जैसे कि एक व्यक्ति के ट्रेट के बारे में देखें कि मेरी मां बहुत ही कोमल हृदय वाली संवेदनशील महिला थी। अब मैंने अपने मां के बारे में मां के आधार पर पूरा फीमेल्स के बारे में जनरलाइजेशन कर लिया, ये स्टीरियोटाइपिंग हो गई। फिर इसी तरह से आप गोरखा नेपाली से मिले, आपने देखा कि गोरखा नेपाली तो बड़ा बहादुर है और आपने देखा कि उसके बहादुरी के कारनामे, इसके आधार पर आपने पूरा एक जनरलाइजेशन कर लिया। तो जब आप ऐसा जनरलाइजेशन करते हैं किसी के ट्रेट्स के आधार पर, किसी के कैरेक्टर के आधार पर, तो स्टीरियोटाइपिंग कहा जाता है कि आपने क्या है किसी एक व्यक्ति के आधार पर सबके बारे में क्या है सबके बारे में आपने क्या है एक क्या है निष्कर्ष निकालना शुरू किया। इसलिए एनसीईआरटी कहते हैं कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बात देते हैं और या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा क्या है कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कि व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट स्टीरियोटाइप। हम जब लोगों को एक इमेज में बांध लेते हैं कि अरे नहीं, केरल के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, केरल की नर्सों से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर इसी तरह से कि दिल्ली के जुबली हॉल में जो बच्चे वहां पे रहते हैं वो सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, या इसी तरह से कि जेएनयू के सारे बच्चे बड़े मेधावी होते हैं, ये क्या है। या फिर प्रयागराज में आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो दोपहर को दाल चावल बनाकर खाकर क्या है आराम से सोते हैं, बड़े आराम तलब बच्चे हैं। अब आपने पूरे प्रयागराज के बारे में क्या है आपने एक क्या है जनरलाइजेशन कर लिया। यहां पर इसके साथ ही बच्चों क्या है कि जब आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो बिलीव्स अबाउट सोशल ग्रुप, एक ऐसा विश्वास पूरे सामाजिक समूह के बारे में इन टर्म्स ऑफ ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन, एक ऐसा विश्वास एक सामाजिक समूह के बारे में जो किसी व्यक्ति के जो व्यक्तियों के गुणों या उनके चरित्र के आधार पर क्या है निर्मित होता है, इसको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। स्टीरियोटाइपिंग बच्चों कई तरह की होती है, इसको भी समझना जरूरी है। जैसे कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स हम कैसे बनाते हैं इससे आप बिल्कुल समझ लेंगे। एनसीईआरटी ने संकेत किया है, मैंने इसको इलैबोरेट कर दिया है क्योंकि जब आप एटीट्यूड का चैप्टर पढ़ेंगे इथिक्स में तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। कुछ चीजें क्या होती हैं स्त्रियोचित गुण होते हैं और कुछ पुरुषोचित गुण होते हैं। जैसे लड़ना जो है वो पुरुषोचित गुण है, लड़ना जो है। अब कभी को जब उसने देखा कि एक ऐसी वीरांगना महिला है जो अद्भुत रण कौशल से युक्त है और वो युद्ध क्षेत्र में उतरकर जब वो लड़ाई लड़ती है तो बड़े बड़े पुरुषों के भी क्या है दांत खट्टे हो जाते हैं, तो उसके पास शाब्दिक मुहावरों की कमी पैदा हो जाती है। फिर वो लिखता है कभी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये मर्दानी कह देने से क्या मर्द का पुलिंग बन गया? मर्द मतलब यहां पर आप ये कह रहे हैं पुरुष। तो अगर कोई अच्छा लड़ता है और वो महिला है तो हम उसके लड़ने को भी पुरुष के साथ क्या जोड़कर देख रहे हैं या पुरुष विशेषणों के साथ क्या जोड़कर देख रहे हैं। इसलिए जो स्टीरियोटाइप होती है उसमें हम किसी गुण या चरित्र के आधार पर हम समूह के बारे में एक जनरलाइजेशन कर लेते हैं कि ये फीमेल ट्रेट है, ये स्त्रियोचित गुण है कि महिला इमोशनल होगी, भावुक होगी और पुरुष इमोशनली स्टेबल होगा, वो रैशनल होगा। जो महिला है वो काइंड होगी, पोलाइट होगी, कोमल होगी। जो पुरुष है वो टफ होगा, कठोर होगा। स्टीरियोटाइपिंग है। अब यहां पर कुछ महिलाएं जो हैं उनके बारे में कि संवेदनशील सेंसिटिव होंगी, पुरुष सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा।
इसी तरह से महिला फॉलोअर होगी, अभी हम मान लेंगे कि महिला फॉलोअर है, तो जैसे ही कोई महिला बॉस के रूप में आएगी तो उसके साथ फिर पुरुष ईगो का टकराव होगा। चंद्रा नुई जब यहां पर आप ये देखेंगे कि सीईओ ऑफ पेप्सी को इंदिरा नुई जब उन्होंने पेप्सी की जिम्मेदारी संभाली तो उनके दो पुरुष अमेरिकन जो कलीग्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और उनका कहना था कि उनको पता ही नहीं है कि वे कैसे व्यवहार क्या करें, एक महिला बॉस के साथ कैसे व्यवहार करें। इसलिए अगर महिला फॉलोवर है और ये स्टीरियोटाइपिंग हमने बनाया तो हम महिला लीडर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और ये आज हमारे तमाम कार्यस्थल में, पब्लिक डोमेन में ये बात क्या है, ये समस्या उठ खड़ी हुई है। महिला जंटिल होती, कुटिल हो ही नहीं सकती। जरूरी नहीं है महिला को देवता बनाने के बजाय हम उसको साधारण इंसान समझें, अच्छाइयां बुराइयां उसमें भी हो सकती हैं। तो यहां पर महिला जेंटिल होगी और पुरुष एग्रेसिव होगा, आक्रामक होगा। महिला फैशनेबल होगी। अब लुक्स दिल्ली में आप चले जाएंगे तो वहां पर महिला पुरुष दोनों क्या है, आपको क्या है, साज श्रृंगार करते हुए मिलेंगे, तो ये तो चीज ही गलत हो जाएगी। तो महिला फैशनेबल होगी और पुरुष नॉन कन्फर्मिस्ट होगा। वो कोई भी कपड़ा है जो टंगा हुआ है उसी को पहनकर चला जाएगा, वो ज्यादा उस पर नहीं सोचेगा, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। फिर इसके साथ ही महिला कमजोर होगी, ठीक है, और पुरुष जो होगा वो दृढ़ होगा, स्ट्रांग होगा। ये है जेंडर स्टीरियोटाइप, जिसका एनसीईआरटी ने क्या किया, संकेत किया है। इसको मैंने थोड़ा सा और विस्तृत बता दिया जिससे आप समझें कि स्टीरियोटाइपिंग में हम एक समूह के बारे में क्या है, धारणाएं क्या बनाने लगते हैं। फिर इसके साथ ही बच्चों की धार्मिक भी स्तर पर भी रूढ़िबद्ध धारणाएं हम बनाते हैं। और एनसीईआरटी मुसलमानों की केस स्टडी लेती है कि मुसलमान जो हैं वो बालिका शिक्षा में अल्प रुचि रखते हैं। फिर इसका कारण क्या बताया जाएगा? कारण यह बताया जाएगा कि धर्म इसका कारण है, लेकिन सर्वेक्षण ये बताते हैं कि मुसलमान लड़कियों के स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। यहां पर यह सर्वेक्षण, मतलब ये एनसीईआरटी इसका जिक्र करती है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा प्लस में लेकर जाऊं तो राजेंद्र सच्चर समिति 2006 में बनी थी। दिस वॉज हाई लेवल कमेटी ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी के इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल स्टेटस पर रिपोर्ट देने के लिए बनाई गई थी। राजेंद्र सच्चर समिति ने रिकमेंड किया था कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को सेटअप किया जाए और माइनॉरिटीज के डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए फोकस्ड कुछ चीजें क्या किया जाए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो स्थिति है वो एससी एसटी से भी गई गुजरी है, इसलिए कदम उठाए जाने चाहिए, ये बात कही गई। अब ये बात कुछ लोगों को इस समय जायज नहीं लगेगी, लेकिन राजेंद्र सच्चर समिति आप पढ़ लेंगे तो इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही जा रही है, ठीक है। अब इसके साथ ही बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेवल पर आते हैं कि एनसीईआरटी असमानता और भेदभाव, मतलब अभी तक आपने देखा कि विविधता का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, एकता की तरफ हम जाते हैं, हमारी विविध और बहुल पहचान निर्मित होती है, हमारे देश को जोड़ने का एक बहुत बड़ा आधार निर्मित होता है, हमारा जीवन नीरस नहीं रह जाता है, हमारे देश में स्थायित्व भी विविधता से आता है। लेकिन विविधता के नुकसान भी हैं, इससे पूर्वाग्रह बनते हैं, इससे हम स्टीरियोटाइपिंग की तरफ जाते हैं, हम एक ऐसी साइकोलॉजी या माइंडसेट में जाते हैं जिसमें हम एक डिफरेंट ग्रुप के बारे में एक जनरलाइजेशन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या शुरू होता है। दरअसल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। पहले हमारी सोच क्या होगी, वो नकारात्मक हो जाएगी। पहले हम निष्कर्ष कहीं ना कहीं मन में निकाल कर बैठ जाएंगे, और उसके बाद फिर बिहेवियर होगा। तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन इज अ बिहेवियर and discrimination is the outcome of several prejudices and stereotyping। फिर इसके साथ ही जैसे ठाकुर के कुएं से
किसी दलित व्यक्ति को पानी निकालने से या पानी पीने से रोकना यह भेदभावपूर्ण व्यवहार है। लेकिन इसके पीछे पूर्वाग्रह यह है कि दलित जो हैं वो हिंदुस्तानी समाज की जो सीढ़ीदार संरचना है उसमें सबसे नीचे हैं। वो मानवीय गरिमा से युक्त नहीं है, उनको पानी पीने का हक नहीं है, वो तालाब में नहा नहीं सकते, वो मंदिर में जा नहीं सकते, उनको पानी पीने का हक नहीं, वो इंसान नहीं है, इंसान से नीचे हैं। तो ये जब तक पूर्वाग्रह नहीं बनेगा तब तक ये भेदभाव भी नहीं होगा। तो यहां पर हम आजादी की लड़ाई के दौरान देखते हैं कि अंबेडकर साहब ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कई किए। कलाराम मंदिर को लेकर नासिक के कलाराम मंदिर में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश के आंदोलन किए। तालाब में तालाब को लेकर मुद्दे आए, पीने के पानी को लेकर मुद्दे आए। तो यहां पर क्या है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्यों? इस डिस्क्रिमिनेशन के पीछे दरअसल एक प्रीजुडिस था, और वो प्रीजुडिस दरअसल विविधता से या भिन्नता से क्या जुड़ा हुआ था। फिर इसके साथ ही बच्चों कि जो भेदभाव होता है इसकी वजह क्या है? तो एनसीईआरटी कहती कि भेदभाव की तीन वजहें हैं। एक वजह तो विविधता खुद है, दूसरा असमानता है वजह, और तीसरा दोनों है। जैसे कि भेदभाव की वजह विविधता है, धार्मिक विविधता की वजह से हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, और जहां हिंदू बहुसंख्यक होते हैं वो मुसलमानों को मारते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में होते हैं वहां पर हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये जो हिंदू मुस्लिम दंगे हैं, इन दंगों के पीछे रिलीजियस डाइवर्सिटी, और रिलीजियस डाइवर्सिटी से जो रिलीजियस आइडेंटिटीज का कन्फ्लिक्ट शुरू होता है वो एक कारण है। फिर इसी तरह से एथनिक डाइवर्सिटी है। मणिपुर में मैतेई और कुकी ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं जो अपनी आइडेंटिटीज को लेकर इतना ज्यादा उनके भीतर एक नॉन इंक्लूसिव टाइप का एक सेंस पैदा हो चुका है कि वो कहीं भी कुकी से अपने आप को मिलाना नहीं चाह रहे हैं। और यहां पर रिलीजियस पॉइंट भी है, क्योंकि मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं और जो कुकी हैं वो ईसाई हैं, तो ये हिंदू और ईसाई के बीच का भी कहीं ना कहीं टकराव है। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी। बॉम्बे आईआईटी में दर्शन सोलंकी की आत्महत्या, ये जातिगत पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखो, कुछ ऐसा भी भेदभाव होता है जो इंसान की आर्थिक स्थिति की वजह से होता है, कि जैसे एक चाय वाले का बकाया है लेकिन आप दे नहीं रहे हैं, और जब वो आता है तो आप उसको 4 गाली देकर भगा देते, भागो यहां से, चाय का पैसा लेने आए हैं, दिमाग खराब है। तो ये क्या है कई बार। और इसी तरह से आप देखेंगे कि हवाई जहाज के भीतर जब एयर होस्टेसेस से कुछ लोग मिसबिहेव करते हैं तो कई बार उनके मन में ये होता है कि एयर होस्टेस की नौकरी कर रही है ना, अच्छे परिवार की नहीं होगी, अच्छे परिवार की नहीं होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। भले ही वो अपने ऑटोनॉमी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए कर रहा है, लेकिन यहां पर उस चीज को क्या स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहां पर असमानता की वजह यह भी है, आर्थिक स्थितियां भी होती हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर दोनों चीजें होती हैं। जैसे एनसीईआरटी कहती है कि आदिवासियों के मामले में उनका अलग क्या है, उनकी भिन्नता और उनकी जो आर्थिक गैर बराबरी है, दोनों जिम्मेदार हैं भेदभाव की वजह से, भेदभाव के कारण के रूप में। धार्मिक समूहों के संदर्भ में भी धार्मिक समूहों का अलग होना और इसके साथ ही उनका आर्थिक रूप से कमजोर होना, दोनों जिम्मेदार हैं। फिर इसी तरह से खास क्षेत्र के जो लोग हैं, तो एनसीईआरटी ये कहती कि आदिवासी धार्मिक समूह के लोग और खास क्षेत्र के जो लोग हैं वे क्या होते हैं, वो विविधता और असमानता दोनों वजहों से क्या होते हैं, दोनों वजहों से प्रताड़ित होते हैं या भेदभाव का शिकार होते हैं। ठीक है, अब यहां पर बच्चों नेक्स्ट लेवल पर हम लोग चलते हैं कि भेदभाव का सामना आप कैसे करेंगे। भेदभाव का सामना करने के लिए भारत में जो दलितों ने रणनीति अपनाई बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में, वो रणनीति थोड़ी अलग थी। बेचारगी वाले भाव से कि हम तुम्हारी भलाई करेंगे, तुम्हारे प्रति हम बहुत हमदर्दी रखते हैं, इस तरह के भाव से आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि हरिजन शब्द जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों के लिए स्वीकार नहीं था। इस शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी करते थे। दरअसल जो भारत में अछूत कही जाने वाली हिंदू समाज के निचले पायदान पर, सामाजिक पदक्रम के निचले पायदान पर जो जातियां थीं, उन जातियों को अंबेडकर ने दलित कहा।
और दलितों को उन्होंने अछूत कहने के बजाय दरअसल ये जो दलित नामकरण किया उससे एक उनकी पहचान बनी। वो पहचान उनके साथ हुए भेदभाव को हमेशा याद दिलाती है। अनुसूचित जाति जो शब्द है, शेड्यूल कास्ट जो शब्द है, ये बच्चों एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी है। और ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी इसलिए क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका यूज हुआ है रिजर्वेशन और दूसरी चीजों के संदर्भ में। तो यहां पर दलित शब्द जो है वो पैरों से दबाया गया, कुचला गया। पद दलित, पद मतलब पैर, पैर से जो दबाया गया, जिसको कुचला गया, इसके वजह से उनकी आइडेंटिटी इमर्ज करती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दरअसल इस आधार पर क्या है, भेदभाव का सामना करने के लिए दलित सशक्तिकरण की योजना बनाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जाति आधारित भेदभाव था, छूत अछूत की प्रथा पर जो आधारित था, उससे भी लड़ाई लड़ रहे थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एनसीईआरटी फिर बताती है कि 1891 में उनका जन्म हुआ, 1956 में उनकी मृत्यु हुई। भारतीय संविधान के वे पिता कहे जाते हैं। दलितों के वे सबसे बड़े नेता थे क्योंकि दलित सशक्तिकरण को उन्होंने सरकारी नौकरी और जाति व्यवस्था को चुनौती देने के क्रम में कह देखा। तो यहां पर इस बात को भी एनसीईआरटी बताती है। और इसके साथ ही दलितों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। बाद में चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया जब उन्हें लगा कि हिंदुस्तानी जो हिंदू समाज है उसमें इस दलित भेदभाव से वो मुकाबला क्या है नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर यह भी हुआ। और इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो और अभियान चलाओ, इस प्रकार का क्या है उन्होंने एक प्रकार का नारा भी दिया। तो डॉक्टर, ये प्लस की बात है, ये एनसीईआरटी के क्लास 6 लेवल पर नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या नारा दिया था। मैंने एक प्रश्न इसमें पूछा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको कैसे प्रेरित करते हैं। तो 9 साल के एक बच्चे के साथ और बाद में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसको जाति आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ा हो, उसके बावजूद वो नेशन बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। और जो दलित इंपावरमेंट है, उस दलित इंपावरमेंट को नेशनल जो इंटीग्रेशन है, जो नेशनल इंटरेस्ट है और जो नेशन बिल्डिंग है उसके साथ जोड़ देता है। ये उस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। कई बार जो हमारे साथ भेदभाव होता है, हमें किसी चीज का जब शिकार बनाया जाता है और खास तौर पर सामाजिक कुप्रथाओं का, तो हमारे मन में बड़ा ही इसको लेकर विषाद पैदा हो जाता है, क्रोध होता है, नाराजगी होती है। और ऐसी स्थिति में हम पूरी तरह से नकारात्मकता की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व की सबसे जो एक अलग करने वाली बात थी वो ये थी कि जब उन्हें नेशन बिल्डिंग का एक कंट्रीब्यूशन करने की अपॉर्चुनिटी मिली, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात अगर करें, और जब उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन का जब उन्होंने रोल क्या है अपनाया, तो उसके बाद जो उन्होंने किया वो बहुत रिमार्केबल था। तो ये भी बात है कि जो व्यक्ति इतना पीड़ित रहा हो एक हिंदू कास्ट सिस्टम का, वो व्यक्ति क्या है एक ऐसे भारत को बनाने का जो कार्यक्रम था उसमें अपने तमाम जो है असहमतियों के बाद भी शामिल हुआ और उसने चीजों को अपने तरीके से परिवर्तित करने में भी एक सहमति बनाकर कोशिश की। ये बहुत उनके व्यक्तित्व का एक बहुत लोकतांत्रिक तत्व था। फिर इसके साथ ही बच्चों यहां पर कि एनसीईआरटी ये कहती है कि समानता के लिए जो हमारा संघर्ष है, वो संघर्ष में खास बात क्या है, तो आजादी की लड़ाई समानता की लड़ाई भी थी। और ये समानता की लड़ाई कैसे थी, हम अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इसके साथ ही जो दलित थे वो मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन भी कर रहे थे। तो दलित एक धार्मिक समानता के लिए संघर्ष कर रहे थे, महिलाएं शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी, जो किसान थे वो आर्थिक भेदभाव खत्म करके ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स वसूले जाने की प्रवृत्ति थी उसके खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो वहां पर भी आर्थिक समानता के लिए संघर्ष कर रहे थे। और ये सब आजादी के पहले हो रहा था। फिर समानता के लिए संघर्ष आजादी के बाद भी क्या जारी रहा।
समानता को भारतीयों को जोड़ने वाले एक मूल्य अर्थात एकता के आधार के रूप में क्या स्वीकार किया गया, समानता को समान अधिकारों के रूप में क्या देखा गया, समानता को समान अवसर के रूप में जोड़कर देखा गया। और इसके साथ ही भारत का संविधान समानता को अस्पृश्यता के अंत के रूप में भी परिभाषित करता है। भारत का जो समाज है वह समानता के अधिकार के लिए कुछ विशेष कदम उठाए जाने की भी बात करता है। लेकिन ये सब कुछ होने के साथ साथ भारत के संविधान में एक ऐसी बात है जो विविधता को समानता से जोड़ देता है कि विविधता की इज्जत करना, उसको मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है कि मैं आपसे अलग हो सकता हूं, भिन्न हो सकता हूं, और आपको इस भिन्नता की इज्जत करनी चाहिए। तो विविधता को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप इसका मतलब कि आप एक प्लूरलिज्म को, एक बहुलवाद को स्वीकार कर रहे हैं, आप मूल्यों की बहुलता को स्वीकार कर रहे हैं। मूल्यों की बहुलता जो है वो विविधता को सुनिश्चित करती है, लेकिन मूल्यों की बहुलता जब तक सभी भारतीयों के भीतर नहीं होगी तब तक विविधता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा। इसलिए विविधता और समानता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही धार्मिक क्षेत्र में आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इनके साथ एक समान व्यवहार करें या राज्य एक समान व्यवहार करे, इसके लिए राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए समानता धर्मनिरपेक्षता के विचार से भी क्या है, जुड़ी हुई है। तो यह है एनसीईआरटी का बच्चों जो दूसरा जो चैप्टर है जिसमें आप विविधता और भेदभाव के बारे में बताया गया है, इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। अब इसमें एक और सवाल आपको उठेगा कि इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों प्रश्नों के कॉन्टेक्स्ट को भी देख लें। इसमें जैसे प्रश्न कैसे आ सकते हैं, प्रश्न आएंगे कि भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन के संदर्भ में निम्न शब्दों से आप क्या समझते हैं। विविधता में एकता पिछले चैप्टर का है, भिन्नता और विषमता, डिफरेंस एंड इनइक्वलिटी, डिफरेंस एंड जैसे हिंदू मुसलमान होना, अमर अकबर एंथोनी होना, ये क्या है, भिन्नता है, लेकिन अमीर गरीब होना ये विषमता है। भारत में जो विविधता है, दुनिया के 8 प्रमुख धर्म हैं, 1000 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं भारत में। फिर इसके साथ ही नृत्य, कला और विभिन्न आप देखेंगे खान पान, इन सब के मामले में क्या है, विविधता है। तो भारत में विविधता के बारे में ये आपको, भिन्नता जो है वो प्राकृतिक भी हो सकती है, लेकिन जो पूर्वाग्रह होता है वो मानसिक होता है। भिन्नता इस हमारे दुनिया में एक सुंदर बागीचे की तरह हम सोचें तो उसमें तरह तरह के फूल हैं, लेकिन किसी फूल को लेकर कि ये फूल अच्छा है और दूसरा फूल क्या है, ठीक नहीं है, ये पूर्वाग्रह है। तो यहां पर इसको आप बताएंगे। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, स्टीरियोटाइपिंग बनाना, तो स्टीरियोटाइपिंग को मैंने आपसे यहां पर डिस्कस किया कि आप किसी की छवि के बारे में उसके गुणों के आधार पर अगर एक सामान्यीकरण कर लें तो वो क्या है, स्टीरियोटाइपिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछे जाएंगे। जाति विविधता एक अंतर्निहित कारण है जिसने भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में समस्याओं के समाधान में एक बड़ी चुनौती पेश की है। मणिपुर की जातीय हिंसा के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो पिछले चैप्टर में भी ये प्रश्न मैंने लिया था, इस चैप्टर में दोनों चैप्टर से इसका कॉन्सेप्चुअल बेस क्या जुड़ता है। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो विविधता है, जैसे बोडो हैं वो बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं, जो गोरखा हैं, जो इसके साथ ही जो नागा हैं वो ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहे हैं, जो मैतेई और कुकी हैं वो भी अलग अलग स्टेट की क्या है, मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही वहां पर और भी आदिवासी समूह हैं जो अलग स्टेट की क्या मांग कर रहे हैं। तो यहाँ उस जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो डाइवर्सिटी है वो पॉलिटिकल आइडेंटिटीज के साथ मिलकर एक अलग स्टेट या सेपरेटिज्म की मांग की तरफ जाती है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने भारत के, आप ये कह सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी को और भारत के नेशन बिल्डिंग को हमेशा से क्या है, एक चैलेंज दिया है। कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने भारत के संघवाद के लिए, भारत की एकता के लिए चुनौती पेश की है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को क्या आपको ध्यान में रखना है। फिर भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों का समान होना जरूरी है। भारत का संविधान प्रस्तावना में
प्रस्तावना में दो प्रकार की समानताओं की बात करता है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। इसके साथ ही भारत का संविधान मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में अलग अलग प्रकार की समानताओं की बात करता है। जैसे 14 में कानूनी समानता की बात करता है, फिर इसी तरह से बच्चों 15 में वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से मना करता है। 16 में सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। 17 में जो है वो 17 में छुआछूत के अंत की बात करता है और 18 में उपाधियां नहीं देने की बात करता है। फिर इसके साथ ही भारत का संविधान अनुच्छेद 25 में भी एक प्रकार की समानता की बात करता है कि अगर आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं या आप किसी भी धर्म के नहीं, ईश्वर के नहीं, आप नास्तिक व्यक्ति हैं, तो भी आपको अपनी अंतश्चेतना को मानने का अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, किसी भी धर्म के आचरण का अधिकार है, किसी भी धर्म के प्रचार का अधिकार है और किसी भी धर्म के विश्वासों के अनुसार कर्मकांड का अधिकार है। तो ये जो चीजें हैं ये भारत के संविधान में समानता के बारे में है। भारत का संविधान केवल नागरिक समानता की और कानूनी समानता की, सामाजिक समानता की ही बात नहीं करता। नीति निर्देशक तत्वों में भारत का संविधान आर्थिक समानता की भी बात करता है। खास तौर पर अनुच्छेद 38 और 39 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर असमानताओं को कम करने और पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समानताओं को लाने की बात कही गई है। और भारत का संविधान अनुच्छेद 326 में राजनीतिक समानता प्रदान करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार रखता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आप लिखना चाहें तो इसको जोड़कर आप इन आर्टिकल के साथ कह लिख सकते हैं। इसका दूसरा पहलू है कि सभी लोगों में समानता होना क्यों जरूरी है। समानता होने के लिए एनसीईआरटी जो बात बताती है कि अगर आप चाहते हैं कि भारत में एकता हो तो सबको एक स्तर पर समान मानना जरूरी है। भारत की एकता के लिए, भारत में विविधता को बनाए रखने के लिए भी समानता जरूरी है। भारत में धर्मनिरपेक्षता भी समानता के विचार से जुड़ी हुई है। तो यहां पर इन स्थितियों में समानता होना क्या है, जरूरी है, इस बात को आप बताएंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग बच्चों आए तो यहां पर कि जीवन में नैतिक आचरण के संदर्भ में आप क्या पाते हैं कि एक विख्यात व्यक्तित्व के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको प्रेरित किया है। उनकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिए। तो यहां पर अंबेडकर जी के बारे में जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी बताती है उसको आप ग्रहण करके अपने से सोचिए कि आप इसमें क्या जोड़ सकते हैं। मैंने आपको एक दो पॉइंट बताया अभी। फिर इसी तरह से बच्चों इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या बनेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है बच्चों यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसमें जैसे मैं यहां पर लेता हूं कि भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित निम्नलिखित आयामों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न जैसे इसी चैप्टर का है। धार्मिक पृष्ठभूमियां, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां, आर्थिक विषमताएं और जाति व्यवस्था। तो यहां पर कितने विविधता के आयाम हैं। आर्थिक विषमता आयाम नहीं है, आर्थिक जो विषमता है वो विविधता का आयाम नहीं है, इसलिए इसमें तीन जो चीजें हैं वो विविधता के आयाम होगी। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में आप होने चाहिए। फिर इसी तरह से बच्चों यहां पर कि भारत में विविधता हमेशा खुश होने का कारण होती है। यह कथन बच्चों क्या है, गलत है। विविधता हमेशा सेलिब्रेट नहीं की जाती, खुश नहीं होने का भी कारण होती है, क्योंकि विविधता की वजह से ही भारत में भेदभाव पैदा होता है। तो ये कथन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ये कथन बच्चों इनकरेक्ट हो गया। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। यहां पर ये कथन जो है बच्चों ये करेक्ट है। तो एक इनकरेक्ट है और दूसरा करेक्ट है। तो यहां पर डी ऑप्शन क्या है होगा बच्चों, ये डी ऑप्शन इसका होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पर अभ्यास करना आपको जरूरी है। फिर इसी तरह से अगर इसका हिंदी है कि गरीब अमीर सामाजिक विविधता के उदाहरण है, गलत है। गरीब अमीर आर्थिक विषमता के उदाहरण है। भारत एक विविधता मूलक समाज है। ये पहला वाला तो बच्चों इनकरेक्ट है, लेकिन ये दूसरा वाला क्या है, करेक्ट है। ऐसे सभी चीजों के लिए बच्चों आपको क्या है, हम लोगों के टेलीग्राम चैनल को देखना चाहिए। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको अनस्टॉपेबल हिंदी का एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहां पर आपको इसका पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसके साथ ही
मैं आज से कल मतलब कोशिश यहां पर यह है कि जो पहले जो पेपर्स हमारे हुए हैं उन पेपर्स के माध्यम से भी आप इसका अभ्यास कर सकें। इसके साथ ही बच्चों एक प्रश्न के साथ मैं इस पूरे सत्र को समाप्त करना चाहूंगा, और वो प्रश्न का जवाब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है देना है कि एनसीईआरटी जो है पहले और दूसरे अध्याय में जब विविधता के बारे में बात करती है या विविधता और भेदभाव के बारे में बात करती है तो उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितनी बार जिक्र किया है, इसको आपको जवाब देना है। और जवाब आपका कहाँ होगा, जवाब आपका इस वीडियो के नीचे क्या है, अपने जो आप जो रिस्पॉन्ड करते हैं वहां पर क्या है, फीडबैक जहां पर देते हैं वहां पर आपका चैट बॉक्स में जवाब होना चाहिए। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। और इसका पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए।